MCQs of chapter number 10, thermodynamics. The first MCQs is: assume we can change the equilibrium state of a system via two different processes. Assume that the initial and final state are the same. ठीक है, ये बड़ा हिंट है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम. अगर किसी प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो रही है तो इसका मतलब है सेम एंट्रोपी है, उसमें एंट्रोपी में चेंज ज़ीरो है. Which of the quantities delta U, delta Q, delta W and delta T must be same for two processes? तो एक तो फाइनल है कि आपके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई हैं. अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम के टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों के दोनों चेंज नहीं हुए क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है. नंबर 2 MCQs. In any process, the maximum amount of mechanical energy that can be converted to heat. ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कोई काम हो रहा है जैसे हीट जनरेट हो रही है. तो हीट क्यों जनरेट होती है? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी मैकेनिकल वर्क करने में उतनी हीट ज़्यादा जनरेट होगी, मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट होगा. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन MCQs नंबर 2. ओके, अब आ रहे हैं नंबर 3. इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट होगी. ठीक, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी क्योंकि आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है. नंबर 4. अ थर्मोस बॉटल कंटेनिंग हॉट कॉफ़ी इज़ विग्रसली शेकन. कंसिडर कॉफ़ी एज अ सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर. अब सारी बातें आपके थर्मोस के अंदर कॉफ़ी ये है, हॉट कॉफ़ी, और आपसे और मज़ीद शेक कर रही हैं. शेक करने से क्या होता है कि कॉफ़ी के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. कॉफ़ी का टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ होता है क्योंकि कॉफ़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन द प्रोसेस कॉल्ड मैक्सिमम वर्क. ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है जो कि होता है कि हीट एंटर होती है जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में कन्वर्ट होती है. तो अगर आपके पास वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम वर्क डन यानी कि जितनी आपने हीट दी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में. मैक्सिमम वर्क डन में कन्वर्जन कब पॉसिबल होती है? जब इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है. ठीक, तो इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो कब होगी? आइसोथर्मल चेंज में. आइसोथर्मल में चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो हो जाता है. इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, वो ज़ीरो होगी तो जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगी सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आइसोथर्मल चेंजेस वो चेंजेस होती हैं जिनमें सारी हीट सारे वर्क डन में कन्वर्ट हो रही होती है और इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो होता है. ओके, नंबर 6. अ हीट इंजन टेक्स 800 जाउल्स ऑफ हीट टू हीट एट. ठीक है, हीट इंजन है जिसने दिस इज़ योर T1 उसका 800 जाउल उसने हीट लिए और T1 टेम्परेचर है 1000 केल्विन पे. Q1 उसके पास 800 जाउल्स है एंड एग्जॉस्ट 600 जाउल्स ऑफ हीट एट 400 केल्विन. और जो उसने Q2 रिजेक्ट की है वो 600 जाउल की रिजेक्ट की है सिंक में और T2 टेम्परेचर था 400 केल्विन. व्हाट इज़ द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजन? तो हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी है आपने. ओके, एफिशिएंसी का गर्ल्स ये फार्मूला होता है. एफिशिएंसी इज़ 1 माइनस क्यू लो ओवर क्यू हाई. क्यू हाई आपका जो है सोर्स का टेम्परेचर था और क्यू लो आपके पास सिंक का टेम्परेचर था. तो इसके अंदर आपने इनकी हीट्स की वैल्यू पुट कर दी. सिंक के जो हीट है उसकी 600 केल्विन 600 जाउल हीट है जो कि सिंक में रिजेक्ट की गई और 800 जाउल हीट है जो कि सिंक ऊपर सोर्स से ली गई थी. तो 1 माइनस 600/800 इस पूरे को सॉल्व किया जाता है तो आपके पास 0.25 आ जाता है. उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% बन जाएगी. यानी एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन 25% है. सो द आंसर इज़ ए इसका आंसर है 25%. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज़ इंक्रीज्ड. ठीक है, सही है. आपने हीट सोर्स के ऊपर जो T1 टेम्परेचर पे हीट सोर्स है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया.
द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इंक्रीजेस, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट आपके पास वर्क डन होता है, इनपुट आपने Q1 की हुई है और वर्क डन जो होता है इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। तो जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो अगर आप सोर्स का हीट बढ़ा रहे हैं तो सोर्स में और सिंक में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना वर्क डन ज़्यादा होगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओके, नंबर 8 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर गर्ल्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे वाटर की 3 स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं एट अ टाइम। यानी वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। ये जो वाटर की तीनों स्टेट्स होती हैं वो आपके पास 273.16 केल्विन, ये केल्विन में होता है और 273.16 केल्विन इस टेम्परेचर पे आपके पास जो वाटर होता है वो अपने तीनों स्टेट्स पे एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी वाटर लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। इन तीनों स्टेट्स में वाटर जो होता है एट अ टाइम मौजूद होता है 273.16 केल्विन पे। इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, यानी वाटर अपने तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। A real gas can be approximated to an ideal gas at low density। अगर गैस की लो डेंसिटी है तो उस गैस को आप आइडियल गैस कंसिडर कर सकते हैं। यानी आइडियल गैस जो होती है वो लो डेंसिटी पे एग्जिस्ट करती है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अच्छा, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा एक चार्ल्स लॉ, एक बॉयल्स लॉ होता है, एक चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ में आप लोग पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वॉल्यूम उतना ही बढ़ता है। दिस इज़ चार्ल्स लॉ। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। वॉल्यूम अगर 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा लेकिन टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो टेम्परेचर भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ होएगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा 4 टाइम्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ हो रहा है 4 टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट होता है। जो थर्ड वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल वो कांस्टेंट होता है। ओके, नंबर 11 इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो इज़ एंट्रोपी डिक्रीजिंग। एंट्रोपी का मैंने आपको ये बताया था कि जो एंट्रोपी होती है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के इक्वल होती है। यानी जितनी हीट इंक्रीज़ होती है सिस्टम में उस हिसाब से टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है। तो एंट्रोपी इज़ एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस्ड इन अ सिस्टम। तो एंट्रोपी कब डिक्रीज़ हो रही है यानी नेगेटिव जब हीट रिजेक्ट हो रही होती है, किसी सिस्टम से निकल रही होती है तो एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही होती है। और जब किसी सिस्टम में हीट ऐड हो रही होती है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही होती है यानी प्लस हो रही होती है। अ गैस इज़ कूल्ड, यानी गैस को जब आप ठंडा करते हैं उसमें से हीट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो तब एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है, एंट्रोपी नेगेटिव होती है, ठीक। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ऑफ अ कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ईटा आर ईच डिक्रीज्ड बाय 100 केल्विन, यानी वो कह रहे हैं कि सोर्स का भी और सिंक का भी दोनों का आप टेम्परेचर 100 केल्विन डिक्रीज़ कर रही हैं, देन उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। उसकी एफिशिएंसी आप चेक करते हैं कि कैसे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं लेट T1 आपके पास है सोर्स का टेम्परेचर जो 400 केल्विन है, T2 आपके पास सिंक का है जो कि 200 केल्विन है। उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट की गई 1 माइनस T2 बाई T1। T2 आपका सिंक का था 200, T1 आपका सोर्स का था 400। इसको सॉल्व किया गया तो 50% एफिशिएंसी आई, ठीक है। हमने ये अज्यूम किया है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है और जो सिंक का टेम्परेचर वो 200 केल्विन है। अब वो कह रहे हैं आप इन दोनों को 100 कम कर दें, सोर्स को भी 400 से 300 बना दें और जो सिंक है जिसमें रिजेक्ट होना है लो टेम्परेचर रिजर्वायर उसका टेम्परेचर भी 100 से कम करके 100 केल्विन कर दें। अब उनकी रेशो लें यानी एफिशिएंसी लें। एफिशिएंसी इज़ दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। इनको आप सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 67%। यानी पहले आपके पास जो था एफिशिएंसी वो 50% थी, दोनों का टेम्परेचर 100 केल्विन कम करने से एफिशिएंसी
67% बन गई है। सो इंक्रीज़ हो जाती है एफिशिएंसी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। 12 का आंसर है सी।